देखिए भैया, तो इसकी अगली जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वेटिंग, तुम में से कौन है भैया? जो भी होगा खैर छोड़ो। देखिए भैया, वेटिंग रूम ऑफ नहीं है क्या? लिंक तो वही है। देखिए भैया, अगर मैं बात करूं जब आपकी लिफ्ट नीचे आती है तो उस केस में आपका रियल वेट क्या होता है? ज्यादा जाता है, और अपर एंड वेट क्या होता है? कम हो जाता है। एमजी इस केस में क्या होगा? ज्यादा होगा आर से। आर आपका अपर वेट है और एमजी का रियल वेट है। बॉडी नीचे आ रही है कितने एक्सेलरेशन से? ए से। मास कितना है? तो भैया बॉडी नीचे आ रही है तो आपको पता है नेट फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू में एक्सेलरेशन। अच्छा, नेट फोर्स क्या होगा? ये ज्यादा ये कम है तो क्या होगा? एम जी माइनस आर बराबर में क्या होगा? एम। ठीक है, ये इक्वेशन रहेगी। यहाँ से कई सारी क्वेश्चन पूछे आते हैं कि भैया आर की वैल्यू निकालो, यानी अपरेंट वेट की वैल्यू निकालो वगैरह, ऐसा पूछे आता है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा हाथों में, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में इस टॉपिक के ऊपर। मतलब आधे ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी में इसी पे ही है। ठीक है, अब बात करते हैं भैया, अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। क्या है? ये किसी भी डायरेक्शन में आ रही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एम जी आर। तो अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन जीरो है तो एक्सेलरेशन का मतलब जीरो होने का मतलब है इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लग रहा है? जीरो। नेट फोर्स क्या होगा यहाँ पर? तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, नेट फोर्स होगा, दो फोर्स लग रहे हैं अपने पास। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर में नीचे लगने वाला फोर्स। ये क्या है? अपरेंट वेट, ये क्या है? रियल वेट। ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। अच्छा, एक बार ये एक केस आता है वेटलेसनेस का। वेटलेसनेस होता है कि जब बॉडी के गिरने का एक्सेलरेशन उतना ही होता है जितना जी होता है। तो भैया बॉडी वेट क्या है? एम जी। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? आर। ठीक है भैया, गिरने का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है? जी के बराबर। तो इक्वेशन बताओ भैया, मास कितना है? एम। ये क्या होगा? नेट फोर्स क्या होगा? मास इंटू में एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है? जी के बराबर। तो क्या होगा? एम जी। नेट फोर्स क्या होगा? बॉडी नीचे आ रही है तो ये फोर्स ज्यादा होगा, ये फोर्स क्या होगा? कम होगा। तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? एम जी माइनस आर बराबर में एम जी। एम जी से एम जी क्या होगा? कैंसिल होगा, तो आर की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो ये भैया बहुत सारे टॉपिक आते हैं इसके ऊपर। चलो आगे बढ़ते भैया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कहता है भैया कि अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इनिशियल मोमेंटम बराबर में फाइनल मोमेंटम है टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी बराबर में क्या आता है? जीरो आता है। सम क्या आता है? जीरो आता है। प्रूफ इसको मैंने कराया था, दो तीन तरीके से प्रूफ है। ठीक है भैया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का प्रूफ है थर्ड लॉ। अगर बोलेगा भैया प्रूफ दैट थर्ड लॉ, तो प्रूफ दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ करना है आपको, कुछ नहीं करना। आप दो बॉडी लेना, दोनों बॉडी को आपस में क्या कर देना? टकरा देना। क्या कर देना? ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रही है? एफ ए। और ये किसके ऊपर फोर्स, कितना फोर्स लगा रही है? एफ बी। तो एफ ए किसके बराबर होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए के। और एफ बी किसके बराबर होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी के। ठीक है, आपको क्या करना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूफ करना है। समझ गए? तो ये इसके बराबर है। अच्छा, थर्ड लॉ से करना है ना, तो ये क्या कर रहा हूं मैं? थर्ड लॉ से प्रूफ करना है आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो भैया एफ ए बराबर में नेगेटिव ऑफ एफ बी। ये थर्ड लॉ हो गया। अब इससे प्रूफ करना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो एफ ए किसके बराबर होगा? डेल्टा पी ए अपॉन में डेल्टा टी बराबर में माइनस डेल्टा पी बी अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो क्या हुआ? डेल्टा पी ए, डेल्टा पी ए इधर आओगे तो भैया डेल्टा पी बी बराबर में क्या आ गया? जीरो। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, इसका एक और है कि भैया अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो इसको। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इसका मतलब डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी भी क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। एक्सटर्नल फोर्स जीरो, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होगा? जीरो। तो इसका मतलब क्या? डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी? जीरो। डेल्टा पी अगर जीरो आ रहा है इसका मतलब मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? तभी चेंज नहीं आ रहा। मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? मास इंटू में वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? तो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट अपॉन में मास, यानी वेलोसिटी इनवर्सली इक्वल टू क्या होता है भैया? मास। अब यहां से आपका एक क्वेश्चन आता है रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ, तो भैया गन जो रिकॉइल करती है वो, तो भैया कह रहे हैं कि अगर गन का मास कम हो
तो उसकी रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। रिकॉइलिंग वेलोसिटी मतलब कि जब आप गन चलाते हो ना, गन चलाते हो, गन चलाने के बाद जो गन आपके पीछे आती है उसको कहते हैं रिकॉइल करना, और उसकी वेलोसिटी को रिकॉइलिंग वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर गन का मास कम होगा तो उसकी रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। आपने देखा होगा जो जनरली चाहिए माउजर हो, असली वाली बात कर रहा हूँ, ऐसे नकली वाली नहीं, छर्रे वाली नहीं, जो असली होती है उसका वजन जो होता है 1.5 से 2 किलो का होता है गन का, ठीक है। तो इसीलिए होता है ताकि उसका मास क्या हो जाए, ज्यादा, तो उसकी रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या हो जाए, कम, ठीक है। टैंक का मास आपने देखा हो कितना बड़ा होता है, जिससे तोप का गोला आता है, ठीक है, तो उसकी रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या होती है, बहुत कम है, फिर भी पूरा हिला देती है टैंक को, हिल जाता, पूरा कांप जाता बेचारा, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मैंने बताया था भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत सारी होती है, ठीक है। पहली एप्लीकेशन क्या भैया, रिकॉइलिंग ऑफ गन वगैरह याद नहीं है सब, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ज्यादा इधर नहीं आते, यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है इस पे, ठीक है, सीबीएसई में, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं करा रहा, सीधा आगे बढ़ता हूँ। रॉकेट प्रपोल्सन आउट ऑफ सिलेबस है, इसे करना नहीं है आपको। इसका एक क्वेश्चन है जो 100% आता है, ध्यान दीजिए ये वाला, ये बहुत ज्यादा आ रखा है ये वाला, ठीक है, हो सकता है इस बार भी आपको सरप्राइज दे दे, ऐसी आ जाए। कह रहे एक बलून है, बिल्कुल सिंपल नॉर्मल पीछे वाला तरीका है जो हमने किया अभी। एक बलून जिसका मास क्या है, कैपिटल है, तो वेट क्या होगा, उड़ने वाला बलून है, तो भैया उड़ने वाले बलून के ऊपर ऊपर भी फोर्स लगता है, मैंने मान लिया ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, आर, और वेट कितना लगा, इसका मास कितना है, एम, तो इसका वेट क्या होगा, एम जी, ठीक है। कह रहे जब इसका वेट मास एम था, यानी वेट एम जी था, तो ये कहां आ रहा था, नीचे ए एक्सीलरेशन से। इक्वेशन बनाओ, बताओ सुमित, बताओ इक्वेशन बता क्या हुआ, नीचे आ रही है। मैं 100 बार बोला तुमसे, 100 बार, कि नेट फोर्स क्या होगा, मास इंटू में एक्सीलरेशन, मास इंटू में। अब नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स आपको पता होना चाहिए भैया, ये नीचे आ रहा है, यानी ये वाला फोर्स ज्यादा होगा और ये वाला फोर्स कम होगा, तो नेट फोर्स की यहां पे आप क्या लिखोगे, एम जी माइनस आर बराबर में एम इंटू में ए। ये पहली इक्वेशन होगी, खत्म। दूसरा कह रहे अगर इसी बलून से स्मॉल एम मास निकाल दिया जाए, कितना मास निकाल दिया जाए, स्मॉल एम, तो इसका नया मास कितना होगा, पहले कैपिटल एम था, उसमें से स्मॉल एम निकाल दिया तो नया मास क्या होगा, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम हो जाएगा। जब स्मॉल एम को निकाल दोगे तो नया मास क्या होगा, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। इसका वेट क्या होगा, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू में, ये वेट हो गया। और ऊपर वाला फोर्स उतना ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन अब ये बलून क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, तो आपको पता है नेट फोर्स इसके बराबर होगा, मास इंटू में, मास क्या है, एम माइनस स्मॉल एम इंटू में ए। अच्छा, नेट फोर्स किसके बराबर होता है, बॉडी जहां जा रही है वो वाला फोर्स माइनस उसके अपोजिट फोर्स, तो बॉडी कहां जा रही है, ऊपर, तो अब क्या होगा, आर माइनस एम माइनस स्मॉल एम इंटू में जी बराबर में एम माइनस स्मॉल एम इंटू में ए। आर, अब देखिए भैया, माइनस की मल्टीप्लाई इसमें, जी की मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या होगा, कैपिटल एम जी, माइनस की मल्टीप्लाई इसमें तो प्लस हो जाएगा, और माइनस की मल्टीप्लाई इसमें तो क्या होगा, प्लस जी की मल्टीप्लाई स्मॉल एम जी बराबर में स्मॉल ए की मल्टीप्लाई इसमें तो कैपिटल एम ए, स्मॉल ए की मल्टीप्लाई इसमें तो क्या होगा, स्मॉल ए। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन, ये होगी आपकी दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को ऐड करो, स्मॉल एम की वैल्यू निकालनी है, मैं गारंटी दे रहा हूं क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है भैया, ये क्वेश्चन आ सकता है। सरकारी स्कूल में आ रखा 3 बार, सरकारी स्कूल में, और आपको बता दे रहा हूं सरकारी स्कूल में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो बहुत खास क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन बहुत वैल्यूएबल होते हैं। प्राइवेट स्कूल में तो कोई कुछ भी देता है, लेकिन सरकारी स्कूल में आने वाले क्वेश्चन बहुत एकदम चुने हुए क्वेश्चन होते हैं, एकदम अच्छे वाले। प्राइवेट स्कूल में तो कुछ भी देते हैं, दे दो जो हार्ड लगे टीचर को, टीचर को जो लगता है हार्ड ना, वही उसको लगता है कि बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होता। जो कंसेप्चुअल होता है वो हमेशा अच्छा क्वेश्चन होता है, वरना ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल टाइप का। अब क्या करेंगे, हमारे पास एक क्वेश्चन आई है, एम जी माइनस आर बराबर में कैपिटल एम ए, याद रखिए। दूसरी क्वेश्चन क्या रखिए, आर माइनस एम जी प्लस स्मॉल एम जी बराबर में कैपिटल एम ए माइनस स्मॉल एम। आर से आर कट गया, एम जी से एम जी। अब देखो भैया यहां पर क्या बचा, स्मॉल एम जी,
यहाँ पर क्वेश्चन में निकालना है स्मॉल m का मास क्या होगा, जो रिमूव्ड मास है उसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए भैया ये क्या हुआ, कैपिटल एम ए माइनस स्मॉल एम ए, इसको परली साइड में लिया क्या हुआ, स्मॉल एम जी प्लस स्मॉल एम ए बराबर में क्या हुआ, कैपिटल एम ए। अपने को स्मॉल एम कॉमन लेना तो जी प्लस ए बराबर में कैपिटल एम ए। तो भैया स्मॉल एम की वैल्यू क्या बेटा, कैपिटल एम ए अपॉन में जी प्लस ए। ये आंसर आ गया भैया। क्या किससे ऐड हुआ, हाँ वो जानबूझ के लिखा है मैंने, तभी तो यहाँ पे नहीं लगाया मैंने ना, ऐसा टेंशन। ये आ गया आंसर, देखो यही होगा, ये आंसर है भैया। इसकी गारंटी लेता भैया मैं, गवर्नमेंट स्कूल में पक्का सकता है, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आता कि जाहिल बच्चे, इतने बेकार बच्चे, सुअर बच्चे हैं कि अभी भी स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल पहुंचने का क्या मतलब है, स्कूल मत जाओ भाई, 11वीं क्लास में स्कूल मत जाओ। देखो स्कूल जाना पाप है। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ओए सुन लो, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और ये वाला क्वेश्चन कम से कम हर स्कूल में आता है, ठीक है। देखिए डायग्राम दे रखा है, डायग्राम आपको गिवन है, ठीक है। रिजॉल्व नहीं कर रखा, हमने रिजॉल्व भी कर दिया, तो मैं भैया रिजॉल्व नहीं कर रहा। ये दीवार है, दीवार से बधी हुई है ब्लॉक, ब्लॉक कितने मास है इसका भैया, ब्लॉक का 6 किलो वेट, ये एक्चुअल में वेट है। 6 किलो वेट का मतलब पता क्या होता है, 6 किलो का वेट, 1 किलो का वेट होता है 10 न्यूटन, 6 किलो का वेट क्या होगा 60 न्यूटन, या जी से मल्टीप्लाई करो। तो भैया हमने क्या किया, 60 न्यूटन वेट लिख दिया, 6 किलो वेट को 60 न्यूटन। 1 किलो का वेट क्या होता है 10 न्यूटन, 6 किलो का वेट क्या हुआ, फोर्स कितना लग रहा है इधर 50 न्यूटन, ठीक है भैया। कह रहे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, क्या है, कैलकुलेट थीटा एंगल, ये वाला थीटा की वैल्यू निकालनी। देखो मैं कितने प्यार से करूंगा आपको क्वेश्चन सर, कई बच्चों को देख के चक्कर आ गया होगा उस डायग्राम को, कुछ भी नहीं है भाई वो। देखिए जब भी कोई बॉडी वर्टिकली लटकी होती है तो टेंशन केवल एक जगह से आता है, मैंने आपको 100 बार बता रखा है। तो टेंशन क्या होगा, ऐसे लगेगा, ठीक है भैया। टेंशन हमेशा वेट के उल्टा होता है, वेट नीचे लगता है, टेंशन ऊपर लगता है। यहां पर एक लाइन पार्ट खींच दो ऐसे करके, थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा। टी को रिजोल्व कर दो, टी को रिजोल्व कर दो, क्या होगा टी कॉस थीटा, और इधर क्या होगा टी साइन थीटा। पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसके लिए अपोजिट कंपोनेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा 60 के, टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा 60 के, और टी साइन थीटा किसके बराबर होगा 50। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, टी से डी कैंसिल, कॉस अपॉन में साइन उल्टा कर दो, टेन कर, इसको उल्टा कर दो, तो टेन थीटा इधर हो जाएगा और इधर का 5/6 हो जाएगा, इधर उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है। क्योंकि साइन अपॉन में कॉस क्या होता है 10 होता है, तो ये थीटा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 5/6, आपका फाइनल आंसर है, खत्म हो गया। यहीं तक करना, आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ी भैया, कई बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है T1 T2 निकालिए, इस डायग्राम में क्या निकालना है, ये इक्विलिब्रियम में। भैया कुछ नहीं करना आपको, ये कितना एंगल दिख रहा है 60 डिग्री का। अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूं तो क्या ये रिजॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा, नहीं आ सकता। मैं काउंट कर रहा है, यहाँ पर ये एंगल नहीं आ सकता, 60 डिग्री का एंगल नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ लाइन खींच दूं तो आ सकता है, अब आ जाएगा, अब यहाँ लिख दो 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री का एंगल हो गया। अब ये रिजोल्व कौन होगा T1, तो क्या होगा T1 cos 60, और ऐसी सॉरी T1 cos 60, ऐसी T1 को रिजोल्व करो तो T1, if whole system is in equilibrium then T2 बराबर में T1 cos 60 और T1 sin 60 बराबर में 4 किलो वेट यानी 40 न्यूटन। क्या होगा, इक्वेशन बन गई, इक्वेशन ही तो बनाना मेन है। T1 किसके, T2 किसके बराबर आएगा, T1 cos 60 और T1 sin 60 किसके बराबर आएगा 40 के, ठीक है। तो T1 sin 60 का होता है √3/2 बराबर में 40, तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई भैया 80/√3 न्यूटन।
क्या आ गया? अब भैया T1 की वैल्यू यहाँ रख दो, तो 80√3 और cos 60 क्या होता है 1/2, तो क्या हुआ 40√3 आपका आंसर आ गया। सॉल्व करने की आगे आवश्यकता नहीं है, खत्म हो गया। हाँ भैया बेटा किसकी है भाई को हटा दीजिएगा, पागल है क्या? हटा दीजिए, बाद में खड़ी करती जैसे निकल जाए। हो गया, हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए ए, यही छाएगा आपके एग्जाम में, ये आने वाला है, ये आने वाला है। ये सिस्टम इसे कहते हैं कनेक्टेड मोशन, और जितनी भी कनेक्टेड मोशन होती है उसमें जितने भी ब्लॉक कनेक्टेड होते हैं सबका एक्सेलरेशन सेम होता है, सबकी वेलोसिटी सेम होती है, सबका डिस्टेंस सेम होता है। अब देखिए ये मास स्मॉल एम है, ये मास कैपिटल एम है, तो इसका वेट क्या होगा ज्यादा, इसका वेट क्या होगा कम, तो ये कहां जाएगा ए एक्सेलरेशन से ऊपर, ये कहां आएगा ए एक्सेलरेशन से नीचे। अगर मैं इस ब्लॉक की इक्वेशन बनाऊं तो क्या होगी, कौन बताएगा मुझे? भैया नीचे आ रहा है तो क्या होगा mg माइनस टी बराबर में मास इनटू में इसका एक्सिस, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, इक्वेशन बनाओ टी माइनस स्मॉल mg बराबर मास इनटू में, इक्वेशन को ऐड करो, T1 से टी से डी क्या हुआ कैंसिल हो जाएगा, ए निकाल दोगे टी निकाल दोगे, आंसर आ गया। कर लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर ले रखा है 12 किलो, यहाँ पे रखा है 8 किलो, तो 12 किलो का वेट कितना होगा 120 न्यूटन, 8 किलो का वेट कितना होगा 80 न्यूटन। करना है आपको, टेंशन निकालना, एक्सेलरेशन निकालना, खत्म हो जाएगा। देखिए आप इनमें से एक ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब ये मैं लिख रहा हूं, हो सकता है कल आपको एग्जाम में मिल जाए माउंट वालों को, ठीक है। M1 की वैल्यू कितनी रखी है 5 kg, M2 की वैल्यू रखी है, M3 की वैल्यू रखी है, कैसा फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, ठीक है। आपको निकालना क्या, बहुत आसान है, ये वाला ब्लॉक लो, इसकी इक्वेशन बनाओ, एक्सीलरेशन आपको बता दूं, पहले बता दे रहा हूं, एक्सीलरेशन आप अलग से निकाल लेना। एक्सीलरेशन होता है पूरे सिस्टम का टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास। टोटल फोर्स कितना लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लेना, आपको कौन सा फोर्स लेना है, देख क्या बीच में है क्या कुछ, अपना तो नहीं देखिए ऊपर में कुछ देखना, बात देखना, पागल है साला, अभी चिल्लाएगा काम करेगा। अरे वो गाड़ी वाला, अच्छा अपना नहीं है ना, खड़े रहने। देखिए भैया, ओए, तो भैया सबसे पहले एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन क्या है, टोटल फोर्स अपॉन मास, टोटल फोर्स क्या है भैया 50 न्यूटन, टोटल मास क्या है m1 5 15 कितना हो गया भैया 25, डिवाइड कर दो क्या हुआ 2 मीटर पर सेकंड। तुम्हें साला कुछ नहीं आता, 25 बता दिया मुझे, 30, 5/3 मीटर, ये हो गया एक्सीलरेशन। हर ब्लॉक का यही एक्सीलरेशन होगा, यही पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। अब मैं इसको लिख रहा हूँ इक्वेशन, तो भैया ये कहा जा रहा है पूरा सिस्टम राइट साइड में आ रहा है, सारांश बता दे इक्वेशन पहले ब्लॉक की। हाँ चल साले mg कहाँ है यहाँ पे, अब 50 माइनस T2 बराबर में मास इंटू में एक्सीलरेशन, m3 कितना है, m3 कितना है 15, एक्सीलरेशन कितना है भैया 15 गुणे में एक्सीलरेशन क्या 5/3, कितने कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा है, गलत, नाइस ब्रो। इस ब्लॉक का बता दे इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल में वेट कंसीडर नहीं होता, समझा, इसकी इक्वेशन बता, ये भी राइट में जा रहा है, T2 माइनस T1 बराबर में M2 की वैल्यू कितनी है भैया 10, और एक्सेलरेशन क्या है 10, मास इंटू में एक्सेलरेशन क्या 5/3, इसका निकाल लो भैया। तो इसके ऊपर जो देखो इसकी इक्वेशन क्या होगी, पीछे कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए क्या हुआ T1 बराबर में क्या हुआ M1 इंटू में A, तो T1 M1 कितना भैया 5, और A कितना है भैया 5/3, ये आ जाएगा यहाँ पे T1 आ जाएगा, T1 यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा T2 आ जाएगा, T2 यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा, अरे आ तो क्या, ठीक है, हो गया। क्या कॉन्फिडेंस है, गलत भी ऐसे बोले कि सामने वाला कंफ्यूज है, एक बार सोचने पे मजबूर हो जाए, सही बोल रहा है क्या भाई।
देखिए भैया, हो सकता है एक क्वेश्चन भी आपको कल दिख जाए, ये वर्टिकल वाला। अब भाई मैं कह रहा हूं हो सकता है, अब 30 बताऊं तेरे 30 के 30 आ जाए। ये देखिए, ये बॉडी ऐसे आया, ऊपर जा रही है T1, और T1 किसको किसको खींच रहा है? अगर मैं T1 की बात करूं, T1 M1 को भी खींच रहा है, M2 भी खींच रहा है, M3 भी। तो भैया एक T1 जो खींच रहा है उसकी इक्वेशन बना दो। क्या हुआ कि अगर मैं T1 ब्लॉक को बनाऊं, चलो जा भाई, चुप हो जा, घुसंड मारे तेरे मुंह पे खींच के दांत तोड़ दूंगा सारे। T1 की बात करूं तो T1 किसको खींच रहा है बेटा? M1 को भी, M2 को भी और M3 को भी। इन तीनों का वेट क्या होगा? M1 प्लस M3 इंटू में जी। और कितना एक्सीलरेशन है? ए दे रखा है, कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। T1 बना दे इक्वेशन, सारांश ऊपर जा रहा है। एक दिन भी क्या नहीं करे, मैंने कहा सारांश आता है, कह रहे अरे वो क्रिश्चियन, तू क्रिश्चियन है क्रिश्चियन। सैमुअल को बुरा लग रहा है, सैमुअल बहुत मार्गोती है बेटा, मेरे बात को अपोज करेगा। मजाक कर रहा हूं भाई, समझ। ठीक है भैया, क्या हुआ बता? तू बता, चल सैमुअल तू बता दे। प्रेज द लॉर्ड। अबे क्या कर रहा है तू? इसलिए तो कह रहा हूं ध्यान दे। ये सिस्टम कहा जा रहा है ऊपर, तो T1 माइनस M1 प्लस M3 इंटू में जी, ये हो गया बराबर मास इंटू में मास, ये रहा एक्सीलरेशन क्या दो, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू में ए। अब देखिए सबसे क्या क्या दे रखा है, M1 M2 दे रखा है, M1 M2 दे रखा है, एक्सीलरेशन दे रखा है, सॉल्व कर लोगे, हो गया आपका आ जाएगा T1। क्या आएगा? चलो अब T2 किसको किसको खींच रहा है? M2 और M3 को, तो बनाओ भैया। T2 खींच रहा है M2 और M3 को, वेट क्या होगा? M2 प्लस इंटू में ऊपर जा रहा है ऐसे, इक्वेशन बना बेटा, T2 माइनस M2 प्लस M3 इंटू में जी बराबर में M2 प्लस M3 इंटू में ए। सब कुछ दे रखा है, T2 भी निकला। अच्छा T1 किसको, T3 किसको खींच रहा है? केवल इसको। ए से जा रहा ऊपर, इक्वेशन में लगा T3 माइनस M3G बराबर में M3 इंटू में ए। हो गया, वैल्यू निकालो, T3 भी आ गया, ऐसे होगा। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये वाला क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन नंबर 6 देख लेना, बिल्कुल सेम है। अरे करा दिया, वही बता रहा हूँ, सेम है। ठीक है, अब देखिए भैया, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये मेरे ख्याल से किसी स्कूल में पूछा गया था, माउंट पे दिया रखा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में वाला। देखिए, निहायत ही घटिया टुच्चा और सुअर किस्म का क्वेश्चन है ये, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए बच्चा, बेटा देखिए, बेटा घुसंड मार दो पे कैच के, ध्यान लो। क्या बोला मैंने? जो भी बोला, लेकिन बोलो मत। देखिए भैया, डर लगता है यार इससे। अगर मैं बात करूं बेटा, सुन लीजिए, ये पूरा सिस्टम कनेक्टेड है, तो ए से नीचे आ रहा है, ये ए से नीचे आ रहा है, ये ए से ऊपर जा रहा है। अगर मैं इक्वेशन देखिए, ये T2 केवल इसके लिए लग रहा है, लेकिन T1 इन दोनों के लिए लग रहा है, बोलो हाँ। तो चलो भैया पहले बनाता हूं मैं ये वाली इक्वेशन। mg वेट कितना होगा? ये ऊपर जा रहा है, इक्वेशन बनाएगा कौन? सारांश बनाएगा, ऊपर जा रहा है, बता। फिर रैपटे मारो साले खींच के, T1 माइनस mg बराबर में m इंटू में a। तो हंस भी रहा है साले, अर्थ में गाड़ दूंगा देख।
T1 की बात कर रहा हूं, सैमुअल्स T1 के अगेंस्ट में कौन कौन लग रहा है? इसका वेट और इसका वेट। इक्वेशन बना दो बेटा। नीचे आ रहे हैं, नीचे नीचे इसकी बात कर रहा हूं मैं पूरे की। ओए बोले नहीं, बता बेटा क्या? ओए बोलो, हाँ बोलो। नहीं, अगर मैं देख इसको सुन ले, ये जो T1 है, ओए ओए भाई प्लीज बोलिए मत यार। T1 जो है उसके नीचे दो मास हैं, M और M, यानी 2M। क्या है? वेट कितना होगा? 2mg। अब नीचे आ रहा है कितने एक्सीलरेशन से? A से। अब इक्वेशन बना दे, 2mg माइनस T1 बराबर में मास कितना है भैया? 2m इंटू में एक्सीलरेशन। ये होगी इक्वेशन, समझ गया? अब इसकी बात करते हैं, सारांश बता। mg नीचे लग रहा है, mg का लग रहा है। अब ये T2 केवल इसको इस पे लग रहा है, तो क्या होगा? क्या होगा? mg माइनस T2 बराबर में m इंटू में a होगी इक्वेशन। इन्हें इक्वेशन को सॉल्व करना है, T1 T2 की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन, अगर आपको इक्वेशन नहीं सॉल्व करनी आती तो आपको साइंस लेने को कोई अधिकार नहीं है, आप सीधा अपनी छत पे करना और कूद करके मर जाना, दो ही चीजें। अगर इक्वेशन सॉल्व करना मैं बताऊं तो अब आपको प्रयास जरूरत है इसकी। आपके पास तो बायो भी है यार, सरप्राइज दिया आपने बहुत ज्यादा मुझे, मैं बहुत हर्ट हुआ इस चीज से कि आज जैसा बच्चा बायो ले रहा है, पढ़ रहा है। अब देखिए बॉयज, बॉयज लिसन केयरफुली। फ्रिक्शन क्या है? अपोजिंग फोर्स। किसके लिए, किसको अपोज करता है? सैमुअल्स किसको अपोज करता है? रिलेटिव वेलोसिटी। दो सरफेस के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है उसको अपोज करता है फ्रिक्शन फोर्स। द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव वेलोसिटी इन बिटवीन द टू सरफेस। ठीक है, दो सरफेस के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होती है उसको क्या करता है? अपोज करता है। अब रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करता है। इंपीडिंग फोर्स। हाँ यार यार भूख से लगी, फेंक दे कर दूंगा। अबे कैसे फेंक रहा लड़की की तरह, ऐसे फेंकना, दिखा नहीं यार मेरे को। ठीक है भैया, 5 रुपए का पैकेट लाया होता है यार। ओए देखिए भैया, अब रुक जा, इसके भर दूंगा। ओए अभी एक मिनट। फ्रिक्शन जो होता है वो रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करने वाला फोर्स होता है। अगर दो चीजें सेम, ओए भाई प्लीज, सेम डायरेक्शन में टच करके चल रही है तो उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या? 0, तो वहां पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है भैया? अगर हाँ, फ्रिक्शन फोर्स जो सबसे मेन बात है वो डिपेंड करता है कांटेक्ट फोर्स पे। जितना ज्यादा कांटेक्ट रहेगा दो सरफेस के बीच में उतने ज्यादा क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। जितना कम कांटेक्ट फोर्स रहेगा उतना ही कम फ्रिक्शन लगेगा दो सरफेस के बीच में। ठीक है भैया? जैसे हाथों को आप एकदम आराम से लगाओ, कांटेक्ट फोर्स क्या है? कम है, फ्रिक्शन भी क्या है? कम है। लेकिन हाथों को एकदम टाइट कर दो, कांटेक्ट फोर्स क्या होगा? अब फ्रिक्शन भी क्या लगेगा? ठीक है भैया? चलो भैया, अब फ्रिक्शन अराइज क्यों होता है? इरेगुलरिटीज दो सरफेस के बीच की वजह से उनके इरेगुलरिटीज इंटरलॉक्ड हो जाती है। इंटरलॉकिंग को हटाने के लिए, छुड़ाने के लिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। अब देखिए भी हम बात करें फ्रिक्शन की 3 सिचुएशन होती है। एक तो स्टैटिक में आता है, फोर्स लगाओ बॉडी नहीं चल रही है, उस वक्त के फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता रहता है आपके फोर्स के हिसाब से, लेकिन जब तक ये बढ़ता रहता है तब तक बॉडी आपकी मूव नहीं करती। जिस मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं भैया? लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ही आप बॉडी के ऊपर फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे, बॉडी चलना स्टार्ट कर जाएगी, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है। उस फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं भैया? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं उसे? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है भैया? इसका ग्राफ बनता है ऐसे करके, इस तरीके से, फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स। वैसे फ्रिक्शन को जल्दी हम स्मॉल एफ से लिखते हैं,
तो भाई कितनी तेज चल रहा है टाइम। ठीक है, तो पहले अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। एक लिमिट के बढ़ने के बाद फिर ये क्या होता है, कम हो जाता है। ये कौन सी लिमिट होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां पर स्टैटिक जो होता है अप्लाइड फोर्स का क्या होता है, डायरेक्टली होता है, बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है, उसके बाद यहां तक बढ़ता है लिमिटिंग तक, उसके बाद फिर क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, समझ गए। लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है भैया, देखिए कहता है भैया जो फ्रिक्शन होता है वो कांटेक्ट फोर्स के डायरेक्टली होता है। एन क्या है, कांटेक्ट फोर्स है, समझ गया। एन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी फ्रिक्शन का बताया ना भैया मैंने आपको। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एफ इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू एन लिख देता हूं। ये म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ, ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग इसकी वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है। इसकी वैल्यू जिस सरफेस के लिए कम होगी वहां पर फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। इसकी वैल्यू जिस सरफेस के लिए ज्यादा होगी वहां पर फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं म्यू की वैल्यू को बाय पॉलिशिंग, ल्यूब्रिकेंट को अप्लाई करके, या बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां पर अप्लाई करोगे तो भैया इस म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी और फ्रिक्शन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ गए। और जैसे ही आप सरफेस को रब कर दोगे वहां पर इरेगुलरिटीज बढ़ जाएंगी, म्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी तो फ्रिक्शन भी क्या होगा। चप्पल जब घिस जाती है तो वहां पर इरेगुलरिटीज कम हो जाती है, फ्रिक्शन क्या होता है, कम हो जाता है, फिसलने की संभावना क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। पानी में ज्यादा क्यों फिसलती हो, ये भी क्वेश्चन आता है पानी में। एक्चुअल में पानी के फिसलने का कारण होता है कि जो पानी होता है ना वो चप्पल के पोर में भर जाता है। ठीक है, अब वो सारी इरेगुलरिटीज को क्या करता है, खत्म कर देता है। और चप्पल क्या होती है, इरेगुलरिटी लेस, और क्या होती है आप चलाओगे तो क्या होगा, स्किड कर जाएगा आपका पैर। ठीक है, यही तो है फिजिक्स की खूबसूरती, पोर्स। देखो मेरे चप्पल में पोर्स है, मेरी एक चप्पल थी उसके सारे पोर्स खत्म हो गए, मैंने क्या किया, चक्कू गरम करके प्लास गर्म में पोर्स बना दिए, चल रही है अभी तक। भाई सबसे ध्यान रखना, फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांटेक्ट फोर्स होता है, ध्यान रखना कांटेक्ट फोर्स, ये बहुत ध्यान भाई प्लीज। अगर मैं बात करूं भैया काइनेटिक की, तो काइनेटिक के भैया दो टाइप होते हैं, फ्रिक्शन डायरेक्टली टू कांटेक्ट फोर्स, इतना ध्यान रखना भी। और बाकी फ्रिक्शन को हम चेंज कर सकते हैं बाय पॉलिशिंग, बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट, या फिर बहुत सारी बाय बॉल बेयरिंग, है ना, ये इन सब का इस्तेमाल करके हम फ्रिक्शन की वैल्यू को। अच्छा हाँ, कई बार ऐसा एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, तो भैया फ्रिक्शन की बहुत सारी एडवांटेज सब आपको पता है। बगैर फ्रिक्शन का हम लिख नहीं पाते, बगैर फ्रिक्शन का हम पुताई वुताई नहीं कर पाते। ठीक है भैया, बहुत सारी चीजें बगैर फ्रिक्शन के पॉसिबल नहीं हो पाती। बगैर फ्रिक्शन के हम किसी को काट नहीं सकते थे, किसी को पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते थे, तो ये फ्रिक्शन की वजह से होता है। ठीक है भैया, और फ्रिक्शन की बहुत सारी डिसएडवांटेज, जैसे मेरी चप्पल घिस गई। ठीक है, हाँ, और अगर आप बाइक वाइक से गिरते, बाइक वाइक से गिरते हो तो छिलछिला जाता है, सर्वर फट जाता है, सब किसकी वजह से होता है भैया, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन भैया नहीं होते तो कुछ भी इंजरी नहीं होती। चलो भैया, काइनेटिक फ्रिक्शन के दो टाइप है, क्या है भैया, एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, दूसरा क्या है भैया, थ्री। एक है रोलिंग फ्रिक्शन, दूसरा क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग में क्या होता है, एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे क्या करती है, स्लाइड करती है। यहाँ पर जब फ्रिक्शन आता है वो काफी ज्यादा होता है, होता तो काइनेटिक है लेकिन इस काइनेटिक की वैल्यू क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, यहाँ पर एक बॉडी रोल करती है दूसरी सरफेस के ऊपर, और एक बार बता दूं यहाँ पर इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। अच्छा, रोलिंग फ्रिक्शन कैसे आता है, तो रोलिंग फ्रिक्शन में जो सरफेस होती है वो बहुत कम, उसका एरिया जमीन के कांटेक्ट में होता है। एरिया कम आता है तो प्रेशर क्या लगता है जमीन पर बहुत ज्यादा, और जमीन पर प्रेशर लगाने की वजह से उसके अंदर क्या आता है, डिप्रेस क्रिएट हो जाता है, डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, और आगे माउंट क्रिएट हो जाता है। तो यही वजह होती है किसकी, रोलिंग फ्रिक्शन की। अच्छा, रोलिंग फ्रिक्शन को कम करना है तो सड़कों को बढ़िया बनाना है, और दूसरा टायर में हवा क्या होनी चाहिए, फुल होनी चाहिए। समझ गया, तो इस सब करके हम रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन में क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इसके बाद एनसीआर अगली वाली रिकॉर्डिंग में एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है भैया, अभी 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 कराऊंगा। अरे मजा आएगा आपको, सारे क्वेश्चन आपसे होंगे, जिसको अभी जाना तो जा सकता है। अब मेरी बात सुन, हाँ 5-10 मिनट, अबे क्या करी, घर जाके सोएगी, इससे बड़े यही सो ले, खाना जहर खा ले तू, और चूहे मारने वाली दवा दे दे भाई, यहाँ पे बाहर फेंकी हुई बेटा, माने कर। इतने आसान क्वेश्चन है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं मजा आ जाएगा तेरे को करके, आएगा। ठीक है, बॉयज कह रहे हैं, बॉयज कह रहे हैं, बॉयज आर प्लेड वेल। ओए लिसन केयरफुली। ठीक है भैया,
एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है भैया? तो भैया इट इज द एंगल इन बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन या कॉन्टेक्ट फोर्स एंड रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स एंड फ्रिक्शन। देखिए क्या था यार, कितनी कमजोर है तुम लोगों की इंग्लिश। चुप रहे, मोटी गई। देखिए भैया, ये है भैया कॉन्टेक्ट फोर्स। बेटा प्लीज, कॉन्टेक्ट फोर्स ये क्या है? वेट है। जैसे आपने फोर्स लगाया वैसे पीछे क्या गया? फ्रिक्शन आ गया। जैसे फ्रिक्शन आया तो भैया प्लीज इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या आ गया? आर आ गया। क्या आ गया? आर ने इसके साथ आर किसका रिजल्ट है? आर इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। और आपको पता है आर परिणाम है। किसका परिणाम है? कॉन्टेक्ट फोर्स का। और परिणाम हमेशा किसकी तरफ रहता है? ज्यादा या कम? स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग की तरफ। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो ये परिणाम जो आया है वो क्या होगा? इसकी तरफ ज्यादा होगा, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अगर इस फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी तो यानी परिणाम क्या होगा? एन की तरफ होगा, यानी ये क्या होगा? कम हो जाएगा। यानी थीटा ज्यादा है इसका मतलब फ्रिक्शन ज्यादा है, थीटा कम है यानी फ्रिक्शन कम है। इसकी वैल्यू निकाली थी मैंने, इसको ट्राइंगल बना दिया था। ठीक है, ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है वो किसके पैरेलल है? फ्रिक्शन के। तो ये क्या होगा? फ्रिक्शन। और ये बेस क्या है भैया? एन। तो टेन थीटा निकाला था। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी एफ अपॉन में बेस क्या है भैया? एन। एफ अपॉन में एन क्या होता है? म्यू। क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज मैंने परसों ही बताया था। एंगल ऑफ रिपोज क्या है भैया? तो भैया इंक्लाइन प्लेन पर अगर कोई बॉडी, देखिए भैया मैं बता रहा हूं, इंक्लाइन प्लेन पर रिपोज करना है। ओए, इंक्लाइन प्लेन पर रिपोज करना है तो आपके पास ध्यान रखना, पहले बना दो ब्लॉक, ये बना दो वेट। ये तो आपको पता, वेट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ और कॉन्टेक्ट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ब्लॉक ये हो गया। अच्छा, मान लीजिए बॉडी नीचे आने का प्रयास कर रही है और ये नीचे नहीं आ रही, इसका मतलब फ्रिक्शन कौन सा है? स्टैटिक। कौन सा है? ये चीजें अपने आप लगेंगी। अब इसके बाद अपने को रिजॉल्व करना है। तो हमें पता भी है एंगल क्या है? अल्फा। इसको एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं क्योंकि बॉडी स्लाइड नहीं कर रही। तो ये भी क्या होगा? अल्फा। तो क्या होगा? एम जी कॉस अल्फा एम जी एट इक्विलिब्रियम, दिस कंपोनेंट बराबर में दिस एंड दिस कंपोनेंट बराबर में दिस। बोला हाँ, डिवाइड कीजिए। अब जो कि आगे की डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा क्योंकि कल की ही क्लास में मैंने वो डेरिवेशन सारी करा दी है। जैसे वर्ड अप द प्लेन, डाउन द प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और मोशन ऑफ द गाड़ी ऑन अ कर्व रोड, मोशन ऑफ द गाड़ी ऑन बैंक रोड, और बाइंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। भैया ये है। अब आते भैया एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे। दो तीन क्वेश्चन तो अभी ठोक दूंगा मैं। हाँ देखो एनसीईआरटी, देखो ये क्वेश्चन आ जाएगा, अगर आ गया तो आप हो सकता है आप पे तोते गुल हो जाए, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है भैया एक 4 किलो का मास है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रेस्ट में है, ठीक है भैया, और उसको उठाया जाता है कितने डिग्री से? 15 डिग्री से, लेकिन वो फिर भी नीचे नहीं आता, वो स्लाइड करने वाला, जस्ट बिगिन टू स्लाइड, मतलब स्लाइड करने वाला है। तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? बेटा देखो, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन, इसका मतलब कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ रिपोज। क्या है? आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालो तो आपको याद होगा म्यू इक्वल्स टू tan अल्फा। आपने बताया था ना, एंगल ऑफ रिपोज भी ड्राइव कराया मैंने। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या? 15 डिग्री। तो भैया आपको 15 डिग्री तो पता ही नहीं है, लेकिन आपको याद होगा भैया विकास भैया नाम का एक जानवर रहता है पल्ली गिली में, 45 माइनस 30 डिग्री बता होगा। tan थीटा क्या है? 45 माइनस 30 डिग्री, 15 में लिख सकते हो। और यहां पर tan a माइनस बी का फॉर्म लगा दो, क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। अगर यहां पर प्लस लगा होता तो यहां पर क्या लगाते? माइनस, और यहां पे क्या था? प्लस। ये फॉर्म लगाइए, आंसर निकालिए, खत्म। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है? जिसको नहीं पता वो लिख लेगा, ठीक है। ऐसे कौन ही मारूंगा जबड़े पे खींच के तेरे, चुपचाप। ओए, ये वाला क्वेश्चन देखिए भैया, कल मैंने बताया था आपको, कोई फ्रिक्शन वाली हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई बॉडी पड़ी है तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? म्यू जी के बराबर होगा। क्या होगा? बताया था नहीं बताया था? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किसी बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होता है? म्यू जी। म्यू दे रखा है आपको 0.15, क्या रखा है? और जी की वैल्यू आपको पता है 10। तो बताओ एक्सीलरेशन क्या होगा बॉडी का? मैक्सिमम 1.5 मैक्सिमम एक्सीलरेशन। इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा, क्योंकि आपको मैंने बताया था ये ऑप्टिमम वेलोसिटी निकलवाई थी, मतलब मैक्सिमम, तो यानी मैक्सिमम एक्सीलरेशन भी होगा, ये होगा। ठीक है भैया, आगे अगली बहुत प्यारे क्वेश्चन आने वाला, तो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल ध्यान, न्यूमेरिकल ध्यान, न्यूमेरिकल अभी कराऊंगा। चलो 5 मिनट का गैप देता हूं मैं आपको, घूम के आ जाए थोड़ी देर।